प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक से हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट की बेबसी पर फट पड़े, सियासतदानों को बाइख्तियार बनाने का मुतालबा कर दिया, हुकूमती इख्तियारात पर भी सवालात उठा दिए। पार्लियामेंट सियासी जमातों, सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर जरूरी समझना सबसे बड़ी हमाकत करार। इसके अलावा बात करेंगे उमर अयूब की धुआंधार तकरीर पर नून लीग के हनीफ अब्बासी का करारा जवाब। बानी पीटीआई के लिए वादा माफ गवाह बनने को तैयार, बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए। ऐवान में वज़रा की अदम मौजूदगी पर भी बरस पड़े। IPPs मालिकान को आड़े हाथों ले लिया। झंग के बंद IPPs को करोड़ों रुपए माहाना की अदायगियों का इंकशाफ। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की तो हम मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। बानी पीटीआई ने धमकी दे दी। जेल में बदतरीन सलूक पर शदीद एहतजाज, बच्चों से बात ना कराने की तकलीफ भी बयान कर दी। खान का सख्त रद्द अमल, क्या सख्तियां बढ़ गई हैं? इसके अलावा बात करेंगे PWD तहलील का मामला, वजीर आजम के जल्दबाजी में किए गए फैसले से सैकड़ों मुलाजमीन बेरोजगार, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट जाया होने का खतरा, एहतजाजी मुलाजमीन पर इस्लामाबाद में तशद्दुद, अहम मामला सुलझ कैसे सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमें डिस्कशन के लिए ज्वाइन करेंगे गेस्ट कुछ देर में। क्लास साहब, हमने जो बात करनी है आज, कौमी असम्बली में काफ़ी डिबेट्स हुई, काफ़ी जो स्पीचेस हुई धुआंधार किस्म की, और जवाब भी हुआ। सो मेनली जो बात हमें नज़र आई, ख़ासतौर पर अगर हम हनीफ अब्बासी साहब की बात करें, कि उन्होंने खरी खरी सुनाई है। कैसे देख रहे हैं उनकी पूरी स्पीच को? इट वाज एग्रेशन, इट वाज राइटली ऑन द पॉइंट? इससे पहले अब इसका बैकग्राउंड देखें तो उमर अयूब साहब जो हैं उन्होंने भी बड़ी एक फैरी उन्होंने तकरीर की। और उमर अयूब साहब आपको पता है कि बड़ा उन्होंने आजकल वो बड़ी सख्त बातें करते हैं। हालांकि उमर के बारे में मेरा जो एक व्यू था वो बड़ा सॉफ्ट और बड़ा इंतहाई डिसेंट मैन है मत से, लेकिन जिस तरीके का बाद में उनको उठाया गया, फिर उन पर टॉर्चर हुआ, उनके घरों पर मतलब छापे मारे गए, उनके बच्चों को हरासमेंट की गई। वालिद का जनाजा था गौहर अयूब साहब का, जो फार्मर आपको स्पीकर रहे या फार्मर आप फॉरेन मिनिस्टर रहे, उस पर जब अपने वो आए हुए थे उस वक्त उन्होंने छापे मारे और उनको वहाँ से अपने बाप के जनाजे से उनको ये मफरूर होना पड़ा। सो ये बेटर थी, ये चीज़ें जो हैं वो आपके जहन पर रह जाती हैं। वो आपको साथ मौजूद जी हनीफ अब्बासी साहब से फिर जी हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हनीफ अब्बासी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हनीफ अब्बासी साहब, आज आपको हम कौमी असम्बली में सुनते रहे, आपने ठीक ठाक बातें की और ज़बरदस्त तरीके से की। ये बताइए कि आपने, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स इसके ऊपर बात करेंगे हम आपसे, लेकिन आपने अपनी तकरीर के दौरान ये कहा कि मैं ले चलता हूँ साथ, माफ़ी अगर मांगनी है तो ये बताएं कि ये ऑफ़र जो थी ये रियलिस्टिक ऑफ़र थी? आपके वाकई इस तरह के कॉन्टैक्ट्स हैं कि आप पॉसिबल करा सकते हैं? ये नामुमकिनात में से एक। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ध्यान में रखें कि इसका जो बैकग्राउंड है पूरी स्पीच का, उसको लेके चलते हैं ना, वो लेके ये चलते हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बात की, और वो बात ये थी कि पूरी की पूरी स्पीच जो थी वो उन्होंने फौज के खिलाफ की, एजेंसीज के खिलाफ की। मसलन उन्होंने 5-6 बातें की। उन्होंने वीगो डाले की बात की, उन्होंने KGB की मिसाल इसके साथ मिला दिया अपनी एजेंसीज के साथ, फिर हजूज मजूज कह दिया, बहुत कुछ कह दिया उन्होंने। एज ए पाकिस्तानी मैं बात करूंगा, हम भी विक्टिम रहे हैं किसी दौर में, बड़ी चीजें हमने भी देखी, फेस की। रात को 11:30 बजे हमें उम्र कैद सुनाई गई, लेकिन हमारे मुंह से कभी ये नहीं निकला कि पाकिस्तान पे बम गिरा दिया जाए या आग लगा दी जाए, तो मेरी वीडियोस निकाली जाए। तो इस बुनियाद के ऊपर मैंने ये कहा कि अगर आपको एक एजेंडे के तहत आपकी पूरी स्पीच में अगर किसी जगह हुकूमत में भी तनकीद होती, किसी जगह को बेहतरी के लिए बात होती, तो चले हम मान लेते। अब तो आप एक एजेंडे के तहत, जो कि फॉरेन एजेंडा है, जिसके अंदर बहुत सी फॉरेन एलिमेंट्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कर रहे हैं, KP में कर रहे हैं, अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं या धमाके हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, पंजाबी, पख्तून, बलोच लड़ाई कराने की कोशिश की जा रही है। तो इस सारी फंडिंग में जो आपको मिल रही है, तो वो आपको एक ही काम कर रहे हैं कि जो एक इंस्टीट्यूशन रह गया उसके ऊपर आप हमलावर है। तो इस हवाले से मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आप दोबारा, क्योंकि आपकी रात लंबी है, अभी बाकी बातें तो अल्लाह मियां बेहतर जानता है जी, अल्लाह के फैसले जो है अपने होते हैं, दुनियावी जो हकायक है। मैंने उन्हें कहा आपकी रात लंबी है, स्लोली चलें, गालियां ना निकालें। अगर आपने आना है स्ट्रीमलाइन में दोबारा वापस पाकिस्तान की सियासत में, तो आपको 9 मई पे माफी मांगनी पड़ेगी। तो अगर 9 मई में माफी मांगने के लिए अगर आप तैयार हैं, बानी पीटीआई से पूछ लें
तो आपको ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। माफी के लिए तो हम सारा दिन जिरगे करते रहते हैं, तो इनका जिरगा मैं प्राइम मिनिस्टर से तो नहीं करवाऊंगा, मैं खुद करने के लिए तैयार। बस ये बात थी, उसका बैकग्राउंड ये था। अच्छा हनीफा भाई साहब, ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि दुनियावी मामलात के बारे में ज़ाहिर है बात कर सकते हैं कि किस तरीके से आगे चीज़ें चलेंगी, तो आपके अपने पॉलिटिकल एनालिसिस में, सिंस आप पॉलिटिकली चीज़ों को समझते हैं, बानी पीटीआई को आपको क्या लगता है, उनका मिलिट्री ट्रायल होगा 9 मई वाले मामले में? देखिए मेरी बात सुने, मैं इसकी ख्वाहिश भी रखता हूँ। ख्वाहिश कैसे रखता हूँ? बाकी लोग कहेंगे नहीं जी मेरा तो दिल नहीं चाहता, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पॉलिटिशियन को नहीं। उन्होंने जो 9 मई को किया है, ये पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं हुआ। और जो मैं देख रहा हूँ, जो एविडेंस इकट्ठे हो रहे हैं, मेरे से ज्यादा आप लोग, यहाँ मेरे भाई क्लासा साहब बैठे हुए हैं, बड़े इन्वेस्टिगेशन, बहुत बड़े इस मुल्क के जो हैं वो एनालिस्ट हैं। मैं ये समझूं कि 76 साल तारीख में ये भी नहीं हुआ कि अपने लेफ्टिनेंट जनरल को पकड़ा, तो सिर्फ वो मेरा नहीं ख्याल कि टॉप सिटी के इशू के ऊपर पकड़ा गया होगा। उसकी बुनियाद भी और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद की जो सूरत हाल है, उस हवाले से अगर आप देखिए, हरकत और सकनात, पूरा टाइम दिया गया, मौका दिया गया, एविडेंस इकट्ठे किए गए, फिर जाके अरेस्ट किया गया। अब वहां पे जो एविडेंस इकट्ठी हुई है, जो जेल का अमला जो गिरफ्तार हुआ है, वहां से जो एविडेंस इकट्ठी हुई है, कोई रिटायर्ड लोग हैं, कोई हाजिर ड्यूटी लोग हैं, ये 9 मई आप समझते हैं कि एक दिन में हो गया? मैं हमेशा से कहता आया हूँ, आज नहीं कह रहा मैं, आपने सुना होगा कि मैंने कहा कि 9 मई जो है वो तकरीबन 1 साल की पूरी मेहनत के नतीजे में, दिन रात जिसे कहते हैं, और उस नतीजे में सब लोगों ने मिलकर किया है। सब लोगों से मुराद बहुत सारे लोग जो इंस्टीट्यूशन के अंदर भी थे, बाहर भी थे, और पॉलिटिशियन भी थे, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे, ये सब ने मिलकर 9 मई किया है। जी आपको बहुत शुक्रिया भाई। मुझे जो जी मैं क्लासा साहब एक सेकंड, जो सवाल उन्होंने किया था मैं जवाब दे दूं। जी। तो मुझे तो लग रहा है कि ये उनको बानी पीटीआई को भी कि उनका केस जो मिलिट्री कोर्ट में चला जाएगा। जी सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया सर। आपका कहना है कि मिलिट्री कोर्ट में केस चला जाएगा, ये सिर्फ पीटीआई के जो गिरफ्तार पे 103 या 109 लोग बताए गए थे उनका चला जाएगा, या इमरान खान साहब का भी मिलिट्री ट्रायल होगा, ये मिलिट्री कोर्ट में जाएगा सर? जी मैंने यही कहा है, मैंने उनका तो बात ही नहीं की, क्योंकि मैंने हमेशा मास्टरमाइंड की बात की है। अच्छा। और मैंने कहा है कि अगर मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ेंगे, उनको उनका मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलेगा, तो फिर जो पहले जो मासूम मतलब कि जिनके कोरा कागज था जेन, फिर उनको भी छोड़ देना चाहिए। उनको तो पॉइजन किया गया ना। 1 साल ये कहा गया, क्या कहा गया, मीर जाफर, मीर सादक कहा गया, डॉक्टर कहा गया, ठीक है जी, और पता नहीं क्या गया, बला सारा कुछ कहते रहे। तो वो किस लिए कहते रहे कि ये भी कहते रहे जब मैं गिरफ्तार हो तो फलां जगह के ऊपर हमलावर हो। तो जो एविडेंस इकट्ठे हुए हैं या हो रहे हैं, वो तो खुरा उन्हीं की तरफ जाता है जी, बानी पीटीआई की तरफ। ये कोई आपके नॉलेज में है किस तरह के एविडेंसेस इकट्ठे हो रहे हैं? क्योंकि आज आपकी तकरीर से और आपकी अभी वाली गुफ्तगू से भी लग रहा है कि आपको शायद सामने कुछ ना कुछ अंदाज़ा है कि कौन से और किस तरह के एविडेंसेस जो है ना खान साहब या पीटीआई के खिलाफ आ रहे हैं 9 मई के हवाले से, कोई आपके नॉलेज में है ये? देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं क्लासा साहब, मैं बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन से लोग गुजर रहे हैं, मैं उसको तो यहाँ ना मेरे उस इन्वेस्टिगेशन का कोई मेंबर हूँ ना पास बैठा हूँ, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि जो हाथ डाला गया है जी, और उसका खुरा मैंने जैसे आपको बताया है कि एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग, कुछ पॉलिटिशियन, अब तो पीटीआई ने खुद मान लिया ना जी कि इनके अपने इंफरादी लोगों के फौज के साथ ताल्लुकात हैं, राब्ते में हैं। ये जो पिछला जो जलसा पोस्टपोन हुआ वो भी उन्होंने करवाया। तो अब कहने से मुराद ये है कि ये चीजें सामने हैं कि जो बंदा पकड़ा गया है डाला जेल से, उसके यहाँ किस किस के फोन आते थे, क्या क्या चीजें चलती थी, वो क्या क्या चीजें फराहम करता था, कैसी कैसी सहूलतकारी करता था, और किस किस के फोन आते थे, हाजर सर्विस के आते थे, रिटायर्ड किसके आते थे, सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें एक बंदे तक महदूद नहीं है। हो सकता है कुछ यहाँ से चले भी गए हों और वो अपना बयान रिकॉर्ड आ गए हों, जिसे आप वादा माफ कहते हैं। तो ये सारी चीजें काफी सारी हैं, ये इस तरह का इतना आसान नहीं है जितना मैं आप या कोई और समझ रहा होगा। अच्छा, आप वादा माफ गवाह की बात हो रही थी, बहुत सारी र्यूमर्स भी थी, बातें भी थी कि शायद
खान साहब के ख़िलाफ़ ये जनरल फैज़ जो हैं वो कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से ये केसेस जो हैं वो मज़ीद खान साहब को उसमें उनको ड्रैग किया जा रहा है। बल्कि खान साहब तो एक पटिशन जो है वो हाई कोर्ट में भी उनके वकीलों ने डाली है जनाब कि इनको मिलिट्री ट्रायल, मिलिट्री कस्टडी में इनको रोका है। तो आप समझते हैं कि जनरल फैज़ साहब और इमरान खान साहब के कंटेक्ट्स भी को इस्टेब्लिश हुए हैं? ये हो चुके हैं सर, ये हो चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वैसे ना जब आपने किया ही कुछ ना हो या आपका इस हवाले से कोई राब्ता ही ना हुआ हो, कोई आपकी कन्वर्सेशन ही ना हो, कोई आपका लिखा पढ़ा भी ना हो, तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है? आपको कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है? कोई जबरदस्ती तो आपको मिलिट्री कोर्ट में नहीं लेके जा सकता। या जिस बंदे को पकड़ा गया है उसको आप क्या समझते हैं कि सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशन में जस्टिफाई करना पड़ेगा कि नहीं, तो फिर उसके बाद बाकी लोगों को जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। तो इसलिए ये सारी चीजें एस्टेब्लिश हो चुकी हैं और इनके खिलाफ तो बहुत सारे लोगों ने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। नहीं, जब आप बहुत सारी बात कहते हैं, बहुत सारों में जेल के हुकाम है जो पकड़े थे, ये पकड़े गए, वो बहुत मामूली लोग हैं, वो मामूली लोग हैं, वो उस हवाले से इसमें बहुत प्यादे की हैसियत रखते हैं। यहाँ तो बड़े अच्छे लोग जो रिटायर भी हो चुके थे, जो हाजिर सर्विस भी थे और जो पॉलिटिक्स में भी थे और जो मजीद एडमिनिस्ट्रेशन में हायर पोजीशन में भी थे। तो ये मतलब है ये एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से थे या बाहर से थे जो आप बता रहे हैं? और ये मैंने बताया ना अपना क्लासा भाई, मैंने रऊफ भाई बताया आपको कि इंस्टीट्यूशन के अंदर से भी हो सकते हैं और रिटायर्ड इंस्टीट्यूशन के लोग भी हो सकते हैं। तो कितने लोगों ने स्टेटमेंट उन्होंने जमा करवाए हैं खान साहब? ये एग्जैक्ट तो देखिए ना, वो तो एग्जैक्ट मुझे इन्वेस्टिगेशन जो गुजर रही है वो तो शायद मेरा ख्याल है वहां से चीटी भी पार नहीं मार सकती जी। लेकिन ये है कि ये इस हद तक इंफॉर्मेशन जरूर है मुझे, तो ये अब मुश्किल है पानी पीटीआई के लिए। रात लंबी है, थोड़ी मेहनत करेंगे, गुजारा हो जाएगा। तो इसका कोई सलूशन कोई नजर आता है आपको कि कोई जो आज आपने ऑफर भी की है जी कि मैं बातचीत के लिए दरमियान में आर्बिट्रेशन जिरगे के लिए तैयार हूँ, मतलब खान साहब या उनकी पार्टी अगर कोई वो जो पहले भी ISPR ने भी कहा था जनाब मादरत करें फिर देखेंगे, तो डू यू थिंक कि मादरत से काम सेटल हो जाएगा, माफी मांग ली जाए तो ये चीज? अच्छा, ये इसके लिए भी दो क्लासा साहब, इसके लिए भी दो वर्जन है कि एक बंदा कहता है जैसे मैंने कहा कि हाँ मैं माफी, तो वो कहते हैं फिर सारे क्राइम माफ हो जाएंगे। वो क्राइम कैसे माफ होंगे? लेकिन मैं समझता हूं कि अगर बानी पीटीआई अपनी गलती को तस्लीम कर लेते हैं और कहते हैं कि मैंने गलती की है और मैंने अपने लोगों को बिल्कुल भड़काया, उनको ट्रेन किया, उनको प्लानिंग की, सारा कुछ मान लेते हैं, तो मुझे माफ कर दिया जाए, ये मेरी गलती थी, तो मेरा ख्याल है कि माफ करने वाले माफ कर दें। तो अब समझते नहीं है बहुत बड़ा, इतना बड़ा कड़वा घूंट खान साहब भर लेंगे, उनके सारा नैरेटिव इसी पे खड़ा हुआ है, ये नैरेटिव उनका बिल्डोज हो जाएगा, फिर जो यूथ है, लोग हैं, और फिर इसके बाद एडमिशन के बाद तो कल को बहुत सारे लोग टांस भी करेंगे। आप कह रहे होंगे देखा जी इन्होंने मान लिया, तस्लीम कर लिया, जब बंदा मान के माफ़ी मांग लेता फिर तो वो ठीक है, दो चार लोग तो नहीं कहेंगे, लेकिन अक्सरियत तो फिर उनको टांस करेंगे। मेरा ख्याल इसी डर की वजह से पीटीआई का भी ये काम भाई अभी भी देखें, 1 साल से बंदा वहां पड़ा है, कोई खून की नस्लें नहीं गई, कोई लोगों ने खुदकुशियां नहीं कर ली हैं, किसी ने अपना चस्का ले रहे हैं। ये जितने बाहर इनके लोग हैं वो चाहते ही नहीं इमरान खान बाहर आए, अगर वो बाहर आ गया तो इनकी लीडरी कहाँ जाएगी? 14 पीटीआई बनी हुई है, तो कहने से मुराद ये कि ये किसी तौर पे मुमकिन ही नहीं है कि वो, उनके लिए तो मसला कोई नहीं है। उन्होंने अपनी भी जान बचानी है, बाकी लोगों की भी बचानी है, और गलती को तस्लीम करने वाला शख्स बड़ा होता है। अगर तस्लीम गलती के ऊपर गलती करता जाएगा तो वो मजीद फंसता जाएगा। सर आप और वो फंस चुके हैं, आप नहीं फंसा रहे उनको ये कह के कि आप मान लें, गलती मान लें, ताकि कल को फिर सारे लोग, हुकूमत, पार्टी, मीडिया सारे कहेंगे खान साहब ये आपने 1 साल में 2 साल बच्चे फंसवा के सारा कुछ करके गलती मान लिया, एडमिशन कर लिया, तो उनकी तो सियासत तो उनकी तबाह हो जाएगी खान साहब की, वो जो भी उन्होंने अपना नैरेटिव अभी भी कहते हैं कि जो 9 मई में लोग हैं वो हमारे नहीं है, यानी वो तो अभी भी उनसे बरात का ऐलान करते हैं कि वो हमारे नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमें कहने से, देखिए हमारे कहने ना कहने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि जो उन्होंने किया है, जो 76 साल तारीख में दुश्मन ने नहीं किया पाकिस्तान के साथ, उनकी दफाई और सिविल इंस्टॉलेशन पे वहां दुश्मन नहीं पहुंच सका, इन्होंने अगर वहां पे किया, वो एक लंबी साजिश थी जो कामयाब नहीं हुई। अगर वो साजिश कामयाब हो जाती तो वो ऐसा कुछ होता कि आप पूरा इंस्टीट्यूशन जो है वो हिलके रह जाता, पूरा पाकिस्तान हिलके रह जाता। ये ताने बाने वहां मिलते हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि 9 मई पे सिर्फ
चंद पत्थर बरसाना या वहां पे आग लगाना सिर्फ वो नहीं था, बल्कि वो दिन फतह का दिन के तौर पे मनाया जाना था। सर खान साहब ने भी कहा, उनकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि शायद पीएमएल नवाज जो है वो सुलह नहीं होने दे रही। रोज की बुनियाद पर उनकी कोशिश है कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब एंगेज रहें, लड़ते रहें, ताकि हमारी स्पेस बनी रहे, हुकूमत कायम रहे। आपके चैनल के जरिए ये बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ कि ना प्राइम मिनिस्टर बीच में आएंगे, ना मेरी पार्टी बीच में आएगी। तो मैं ये बिस्मिल्लाह करें तो मैं इतने कॉन्फिडेंस में बात करता हूँ, किसी और की जरूरत ही नहीं है, मैं कहवा देता हूँ। नहीं, आपकी कोई बात हुई है वहां पे जीएचक्यू में कि मैं बात करूं तो वो जरूरी आर्बिट्रेशन मान लेंगे वो सर? उनको मेरी बात उनसे कहने की जरूरत ही नहीं है कि हम ही करें, अगला काम मेरे पे छोड़ दें। आपको पता है मैं सिर्फ बच्चों वाली बातें नहीं करता, प्रैक्टिकली जो कुछ किया है वो रावलपिंडी में आपने देखा है। अच्छा सर जी, रऊफ हसन साहब की आपने बात की, वो उनके वसीम बदामी साहब के शो में वो बैठे हुए थे। एक बड़ी उन्होंने एक बड़ी खबर ब्रेक की जो पाकिस्तानी मीडिया से इतनी मेरा ख्याल उनकी ये तवज्जो में नहीं है। उन्होंने कहा जनाब के 22 अगस्त को एस्टेब्लिशमेंट ने रिक्वेस्ट की थी इमरान खान साहब से कि जलसा जो आप कैंसिल कर दें, और इसके बदले में उन्होंने इनको 8 सितंबर का लेटर दे दिया था कि आप जलसा कर सकते हैं। सो उनकी डील हो गई थी खान साहब की और एस्टेब्लिशमेंट की कि 22 को नहीं करते, 8 को करते। सो ये डील वाला काम तो चल पड़ा है, अंडरस्टैंडिंग तो शुरू हो गई है सर, बर्फ़ तो पिघल गई है। ये मतलब पहली दफ़ा इस बात का एतराफ़ हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के डायरेक्ट उनके राब्ते हुए हैं, और उसके बाद ये उनके कागजात और पेपर वगैरह चेंज हुए हैं, उनको साइंड कॉपी दी गई है कि 8 सितंबर को कर लें। आपकी हुकूमत कह रही है कि शायद नहीं करने देंगे जलसा। ये है सर, ये चीख के कहते थे कि हमारा राब्ता कोई नहीं है, आपके सामने कहते थे। अब चीजें एक्सपोज होनी शुरू हो गई, अनफोल्ड होना शुरू हो गई, तो फिर तो इनको मानना पड़ा। तो ठीक है, राब्ते अगर हो गए हैं तो उन राब्तों की सूरत में फिर आगे बढ़ेंगे ना। राब्ता तो देखें, माफी वाली बात तो बन सकती है अगर ये एडमिशन करते हैं, तो अगर ये करती ही नहीं है तो फिर इनसे पूछें कि इन्होंने जलसा मुलतवी अगर उनके कहने पे कर दिया तो बहुत सारी चीजें फिर उनके कहने पे और कर लें। तो सर फिर क्या करेंगे? 8 सितंबर को वो तो कह रहे हैं हमें एस्टेब्लिशमेंट ने लिख के दे दिया था, इजाज़त भी मिल गई हमें, तो आप यहाँ पे 8 सितंबर को होने देंगे? वहाँ पे आपकी पार्टी तो वहाँ पे ये सेनेट में बिल आ गए, अगेन बिल ले आए हैं कि जो जलसे जुलूस करेगा उसको 3 साल की सजाएं देंगे हम, उनको पनिशमेंट होगी। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट लिख के दिए सियासी जमातों को तो इजाजत होनी चाहिए रऊफ भाई, किसी दहशतगर्द जमात को जो है वो इजाजत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि 8 सितंबर वाला जलसा भी अभी इन्होंने जगह जो है वो उसको चेंज कर दिया है, और अभी 8 दिल्ली दूरस्थ हो सकता है डायमंड थार, ये भी हमारा कहना मान लें और फिर जलसा मुल्तवी कर। लेकिन हनीफा भाई साहब, इस जमात को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेशन दी है, तो दहशतगर्द जमात फिर पहले डिक्लेयर करें। पहली बात ये है कि मैडम ये इमरान खान साहब को सादिक और अमीन मेरे केस में भी कहा गया था, और जैसे सादिक और अमीन वो वहाँ कहलाए थे, और वो मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है कि वहाँ पे जजेस की जो फैमिली थी वो ऊपर जो उनका लॉबी होती है या मुझे नहीं पता वो क्या कहलाता है, उसके अंदर वो मौजूद थी उनकी फैमिलीज, और खुशियों के शादियाने बजा रहे थे, और कुर्बानी का जो है वो जहांगीर तरीन को बना दिया। अच्छा सर, हमने देखा है कि ये पार्लियामेंट की बात करते हैं जहाँ पे आज बड़ी धुआंधार आपने भी तकरीर की, उमर अयूब ने भी की, सब ने की, वहाँ पे ये अख्तर महंगल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया सर। उन्होंने कहा जनाब ये पार्लियामेंट किसी काम की नहीं है, ये रबड़ स्टैंप है, यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी यही कह दिया कि जनाब के पार्लियामेंट के मेम्बरान का कोई किरदार नहीं रहा। तो पार्लियामेंट तो सर आपकी हुकूमत उसको इफेक्टिव नहीं कर पाई, कोई आपके जो मतलब ये बात आपकी काफी हद तक रऊफ भाई ठीक है। देखिए ना, मैंने आज भी ये बात की अपनी हुकूमत के हवाले से भी कि हमारी अगली जो अपना जो होती हैं बेंचेस वो तकरीबन खाली होती हैं। हमारे मिनिस्टर साहबान जो हैं वो उस तरीके से वहाँ पे हाजिरी नहीं होती उनकी हाजिरी होनी चाहिए, उन्हें जवाब देने चाहिए अपनी अपनी वजारत के हवाले से। जहाँ तक मेंगल साहब का ताल्लुक है, मेंगल साहब जो है आप देखें कि ये 2-3 छोड़ के वजारत आला, उससे पहले जितने बलूचिस्तान के वजीर आला और गवर्नर बना थे वो सारे सरदार थे। उन्होंने ना कॉलेज बनने दिया, ना यूनिवर्सिटी बनने दी, ना स्कूल दिया, ना पीने का पानी दिया। अब ये जो प्रेशर में आके उन्होंने बात की है मेंगल साहब का, हम तो आखिरी वक्त तक जोर लगाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा रहे, क्योंकि जितनी तवाना आवाज उनकी पार्लियामेंट में होगी वो उनकी बाहर नहीं हो सकती।
अपने लोगों के लिए, लेकिन उनके हाथों से काम निकल गया हुआ है। अब बहुत सारा बैरूनी हाथ जो है वो इन्वॉल्व हो चुके हुए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो इस वक्त जो है उनके हाथों में मूवमेंट गई हुई है। जो कुछ हुआ है मुफ्ती साहब की बस्ती पे वो भी नाकाबिले बर्दाश्त भी है और किसी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अंदाजा लगाएं कि ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये दुश्मन बड़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन ना हमारे यहाँ लसानियत परवान कर रही है और ना ही हमारे यहाँ तासुब जो है वो आग पकड़ रहा है। और ये बड़ा पन है, मैं समझता हूँ बड़े भाई का भी, बाकी का भी। लेकिन जिस तरह पंजाबियों को निकाल के बस्ती से मारा गया है, ये मेरा ख्याल है कि ये दुश्मन की ही साजिश हो सकती है हमारी नहीं। अच्छा सर, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं तो उन्होंने एक और बड़ी एक अहम बात की है कि हमें इस्तेमाल किया जाता है बिल्स मंजूर करवाने के लिए, हम यहाँ पर बैठे हुए। मतलब उनका इशारा ये था कि कभी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब को ले आती है, कभी शहबाज शरीफ साहब को ले आती है, कभी जरदारी साहब, कभी फलां, तो एक एक को करके अपनी मर्जी की बिलिंग भी होती है और हम यहाँ पे रबड़ स्टैम्प के तौर पर हम बैठे हुए हैं। तो ये जो लड़ाई हो रही है हुकूमतों में या पॉलिटिकल लीडर्स में, ये इस बात पे हो रही है कि फ़ौज किसके साथ है, कि खान साहब के साथ है ठीक है, आपके साथ है ठीक है, अगर आपको मुखालिफ के साथ है तो लड़ाई है। तो इसी तरह की मतलब ये जो सारी लड़ाई हो रही है असूली कानूनी नहीं हो रही, फ़ौज किसके साथ है, इस मसले पर लड़ रहे हैं तीनों के तीनों सर, तीनों पार्टियाँ। देखिए, पहले तो मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से सिर्फ एक बात कहूँगा कि हम उनके साथ हैं, ठीक है जी, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो हमारे साथ होंगी। और उनके ऊपर मजीद मैं बात इसलिए नहीं कर सकता कि उनकी लड़ाई तो होनी चाहिए थी पीटीआई के साथ, ठीक है जी। उनका इशू तो वोट तो उन्होंने कोई रावलपिंडी से या लाहौर से या मुल्तान से तो नहीं लेने थे ना, वोट तो उनको केपीके से पढ़ने थे। अब बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर, जैसे अभी आपने फरमाया, अब हमें भी तो कुछ इसको सामने रखने चाहिए ना। कल तक हमें जितना वो गालियां क्या करते थे, मैं कहता हूँ सोने की चिड़िया बन के भी आ जाए तो आप भी उनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे इस हवाले से कि आपके खिलाफ जैसे वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए। लेकिन बहरहाल ये उनकी सियासत, तो उस सियासत में वो बहुत जल्द जो है मेरा ख्याल है आपको हमारे साथ दिखाई देंगे। अच्छा सर, लास्टली सर, हम PWD को देखते हैं सर, उसके हज़ारों मुलाजमीन है, इदारा बंद कर दिया गया है, फैमिलीज़ हैं, लोग हैं, बच्चे हैं, वो तीसरा चौथा दिन है सड़कों पे हैं, वहाँ हंगामे हो रहे हैं, पुलिस की शेलिंग हो रही है, टॉर्चर, तशद्दुद, गिरफ्तारियाँ। अभी यूटिलिटी स्टोर को हमने देखा, वो लोग 10,000 आके यहाँ पर बैठ गए। आपकी हुकूमत पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि बड़ी तादाद में लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं, इदारे बंद कर रहे हैं, पहले महंगाई है, मार्केट में जॉब्स नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं कि ये PWD वाला इशू हो या यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन वाला, हज़ारों लोगों को जॉबलेस करके सर, तो आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत जो जिसको इस वक्त एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ये मतलब रोज़ाना की बुनियादों पे ये इस्लामाबाद में हंगामे हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं और इसका कोई इलाज ही नहीं है सर, कोई सलूशन नहीं है। कोई PWD वाला स्पेशली वरीड है सर। इन सब कोई मेरा ख्याल है कोई जी हनीफा भाई साहब की लाइन ड्रॉप हुई है। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक ले लेते हैं क्लास साहब, अगर और ब्रेक के बाद मिल जाए तो उनको ले लें, ज़रा इस इशू पे ज़रा पूछ लेते हैं सवाल, उनसे बड़ा अहम इशू है जी। डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब। ये जो बानी PTI ने आज गुफ्तगू की है जेल में, और कहना चाहिए थोड़ी जारहाना गुफ्तगू की, उन्होंने ख़ास तौर पे जो अदलिया के ऊपर स्टांस लिया, उन्होंने कहा कि ये जो अदलिया के खिलाफ करने जा रहे हैं बिल्स की सूरत में, इसके ऊपर हम पूरी तहरीक चलाएंगे। मसला खान साहब कह तो देते हैं तहरीक चलाएंगे, लेकिन बंदे नहीं आ रहे। जो बात आज हनीफ भाई साहब ने टांट्स किए हैं उनको हाउस में, खान साहब तो कई दफ़ा ये कॉल्स भी दे चुके हैं, अलीमा खान साहब भी दे चुके हैं, उनकी पार्टी के लोग भी दे चुके हैं, जुम्मे के दिन फलाने दिन खान साहब ने कई दफ़ा ये कॉल्स दी हैं। अब लोग बाहर नहीं निकल रहे, उस पर भी साफ ज़ाहिर है उनको फ़ील होता होगा कि जनाब के लोग जो हैं उनके जहन में था। और कई दफ़ा उन्होंने बांग्लादेश की, उनको उम्मीद हुई थी जब बांग्लादेश में इस तरह के स्टूडेंट्स बह रहे और उन्होंने हंगामे की हुकूमत का उन्होंने तख्ता उलट दिया, तो उन्हें लगा कि शायद अब ये टाइम है, इस पर ज़रा थोड़ा सा ये लोगों को बाहर लाया जा सकता है। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि इनमें ये दोनों को सर्कमस्टांसेस में बड़ा फ़र्क है
कि वहाँ पे हसीना वाजेद साहब 15 साल से बैठी हुई थी। 15 साल बड़ा टाइम होता है। पाकिस्तान में कोई फ़ौजी यहाँ पे हुक्मरान जो थे वो 8-10 साल से ज़्यादा नहीं रह सके, फ़ौजी हुक्मरान, डिक्टेटरशिप, तो 15 साल से बैठी हुई थी। तो लोगों का थक जाते हैं लोग देख देख के पावर को, नंबर 1। दूसरा, वहाँ पर उन्होंने कोई मेरे ख्याल 12-14 अपने अपोजिशन लीडरों को फांसियाँ दी थी, वेरी प्रोमिनेंट, जमात इस्लामी के भी थे और खालिदा ज़िया साहबा की पार्टी के भी थे। सो उसमें ब्लड शेड भी आ चुका था, प्लस इलेक्शन रिग, जैसे ये 8 फरवरी वाले ये कहते हैं, वहाँ पे अभी जो हुए थे जनवरी वगैरह में, वहाँ भी इलेक्शन के बारे में यही कहा गया था कि टोटल उनकी पार्टी जीती थी, अपोजिशन के तो बंदे ही नहीं थे, कोई आज़ाद वगैरह थे तो उन्होंने कहा जनाब आज़ाद भी नहीं के लोग हैं, माज लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर दिए। प्लस वहाँ ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस थी, इंडिया के खिलाफ बहुत बड़ा एक रिएक्शन आ रहा था कि जनाब कि वो शायद हमें वो कर रहे हैं, वहाँ से बैठे चला रहे। सो वहाँ बहुत सारे फैक्टर्स है। प्लस वो 300 स्टूडेंट्स बेचारा जो है, 300 सरकारी फिगर आ रहे हैं जो वहाँ पे जिन्होंने जाने दी हैं और वो अपना ब्लड दिया था, जिसकी वजह से हंगामे हुए, सारी चीज़ें। तो खान साहब को जो आज उन्होंने हनीफ अब्बासी साहब ने कहा है कि आप लोग तो बाहर नहीं निकलते, खून देना पड़ता है, लहू देना पड़ता है। अब कौन लहू दे और क्यों दे? असल बात तो ये, हर किसी को अपनी जान प्यारी है। वो उसके बाद लोग देखते हैं जनाब कि लहू हम दें, मतलब दुख उठाए फाख्ता भी अंडे खाएँ कभी, कि जब पावर में आते हैं हम किन किन लोगों को मतलब इक़्तिदार देते हैं। अब देख लें खान साहब ने अपने दौर इक़्तिदार में किन लोगों को उन्होंने आके पावर दी थी। अब भी देख लें KPK में देख लें, वहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं, मतलब करप्शन के, उस दिन हमारे साथ शहजाद इकबाल साहब से सुना नहीं था आपने कि तीसरी हुकूमत आ रही है, तीसरी हुकूमत में बहुत सारे करप्शन के उनके स्कैंडल्स आ रहे हैं और उनके वजीर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा, चलो आप और मैं कहें तो कह देंगे, छोड़ो यार आप लोगों को कौन सुनता है, उनके अपने वहाँ पर आ रहे हैं। सो खान साहब के लिए इस वक्त कोई वो नहीं आ रहा, कोई बंदा बाहर निकलने को साइडली मैं कहूँगा वो तैयार नहीं है। और मैंने हमेशा ये बात की है कि खान साहब ये जहन में मत रखें उन्हें गुरीले चाहिए। ये पढ़े लिखे लोग हैं जो उनके फॉलोअर्स हैं, समझदार लोग हैं, अच्छे घरों के बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, आप उनको एक सेफ उनको मुस्तकबिल दें। उनको आपने मुसलसल 2014 से सड़कों पर रखा हुआ है, बंदे थक जाते हैं, फटीग आ जाए, लोगों के घर तबाह हो गए, लोग घर छोड़ गए हैं, मतलब है उनकी फैमिलीज तबाह हो गई, कारोबार तबाह हो गए, अंडरग्राउंड चले गए हैं। यही कर करके धरने दे रहे हैं, लॉन्ग मार्च कर, लड़ाई कर रहे हैं, डांग सोटा। बहरहाल एनीवे उनका है या एक वो कहते हैं इसके बगैर इनकलाब नहीं आता, ठीक है जी। तो सर ये जो 8 सितंबर का एक प्लान जलसा है, अब इसके हवाले से क्या लगता है? क्योंकि जिस तरह की जो सिचुएशन बन रही है और जो आप बातें करें, जो सिर्फ हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि लोग निकलने को तैयार नहीं है, सो दिस इज ऑब्वियस कि अब 8 सितंबर को भी एक तरफ लगेंगी पाबंदियां, एक तरफ इन पर रिस्ट्रिक्शंस होंगी, दूसरी तरफ लोग आप कह रहे हैं कि नहीं निकलना चाह रहे, तो होगा क्या? फिर वापस डेट चेंज हो जाएगी। 8 सितंबर वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। अब 8 सितंबर के हवाले से जो ये खबरें आ रही हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। जो मैंने सवाल किया भी सही अभी हनीफ अब्बासी साहब को कि रऊफ हसन साहब ने उनके वसीम अब्बासी साहब के शो में इंकशाफ किया है, नो इट्स अ बम शेल मैं कहूँगा। वो ये कहते हैं कि 22 अगस्त का जो जलसा हमने ये मुलतवी किया था और ख़ान साहब से मिलने के लिए 2 गए थे, मेरा ख्याल है असद कैसर साहब थे, शायद बैरिस्टर सैफ और शायद आज़म सवाती साहब गए थे और ख़ान साहब से सुबह सवेरे मुलाकात की, और जिस पे वो अलीमा खान से नाराज़ भी बड़ी हुई थी कि आज़म साहब ये सवाती साहब क्यों गए थे और किसके कहने पर गए। तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया के लोगों को कहा ज़रा इनको तो ये ट्रोलिंग करें ना ज़रा। अब वो ये बता रहे हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने उन खान साहब को रिक्वेस्ट की थी कि आप ये जलसा जो है ना वो कर दें, ये कैंसिल कर दें। सो एक बात तो कंफर्म हो गई है कि एस्टेब्लिशमेंट का इनिशिएटिव था, ये रऊफ हसन साहब कह रहे हैं, जो उस वक्त भी ये बातें हो रही थी लेकिन बता कोई नहीं रहा था ये कैसे हुआ है। वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने अप्रोच किया, रिक्वेस्ट की और खान साहब से मुलाकात हुई और खान साहब ने इस बात पे वो एग्री हो गए कि ओके कि एस्टेब्लिशमेंट मुझसे पहला एक प्रॉपर कंटैक्ट, मैं कहूँगा ये पहला एक प्रॉपर कंटैक्ट है जो एस्टेब्लिश हुआ है, जिसको रिकॉर्ड पे आ गया। बाकी होते रहे हमें नहीं पता, लेकिन एक बड़ा एक यहाँ कंटैक्ट जो है ना वो सामने आ गया। तो उसके बाद उन्होंने पूछा जी हमें क्या मिलेगा, चलो 22 अगस्त को नहीं करते जनाब के यहाँ पे वो आए थे मजहबी जमातों के कारकुन आए हुए थे, चलो एक वैलिड रीज़न है, हंगामा खुदा ना खास्ता ना हो। वो एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया खान साहब ने। अप्रिशिएट करना चाहिए कि जनाब कि हमारे कैपिटल में कोई वायलेंस खुदा ना खास्ता कोई आपस में लड़ाई ना हो जाए, ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा जनाब कि इसमें हमारे लिए क्या है, क्योंकि जब निगोशिएशंस होते हैं तो दोनों साइड देखिए ना, विन विन सिचुएशन। हम 22 को अगस्त को हम जलसा नहीं करते, लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे, हमारी इंसल्ट होगी, मीडिया पड़ जाएगा, बातें सुननी पड़ेंगी, पार्टी के अंदर से बहुत सारा गुस्सा कावड़ जो बाद में हुआ कि पार्टी के लोग भी आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर इल्जामात भी लगाए, एक दूसरे को उन्होंने बातें भी सुनाई। अब ये जुर्रत किसी को नहीं है कि फैसला खान साहब का है, आपस में लड़ते रहे सारे, एक दूसरे को सुनाते रहे पार्टी के लोग, किसी को खान साहब के फैसले पर जरूरत नहीं हुई, तो होनी भी नहीं चाहिए थी, पार्टी लीडर हैं। खैर उन्होंने कहा जनाब ओके फाइन 22 को हम नहीं करते तो आप 8 सितंबर को कर लें। वो ये कह रहे हैं रऊफ हसन साहब, अगर मुझे ठीक समझ आए, वो कहते हैं जनाब उनको उसी वक्त 8 सितंबर के जलसे की क्लियरेंस मिल गई, नहीं अप्रूवल दी गई है और उनको जलसे का नोटिफिकेशन या जो भी होता है उन्होंने इजाजतनामा दे दिया। नाउ दैट्स ए डील, ये रिटर्न डील है मैं इसको कहूँगा।
क्लियर वर्ड्स में एक प्रेजेंट है, क्लियर आपकी डील हुई है बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड इमरान खान साहब कि आप जो 22 अगस्त वाला जलसा है वो कैंसिल करेंगे, 8 सितंबर वाला जलसे की आपको इजाजत है। और ये पेपर एक्सचेंज हो गए, अगर आप उनकी वो सुने, रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि हमें वो दे दिया गया और उसी वक्त दिया गया, उसी दिन उसी लम्हे दिया गया जब इन्होंने किया है। अब सवाल इसमें एक और पैदा होता है, ये बड़ी एक अच्छी चीज है कि वो कहते हैं बर्फ, आइस इज मेल्टिंग, आइस इज मेल्टिंग, बड़े अरसे बाद बड़ी एक मतलब अच्छी खबर है ये पीटीआई के लोगों के लिए या बाकी के लिए कि बर्फ पिघल रही है खान साहब। और मतलब चलो अगर जलसे पे सही कोई ना कोई आपका राब्ता हुआ, फिर मतलब लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन होगी ना, जिन्होंने राब्ता किया था आजम सवाती साहब से या उनसे बैरिस्टर साहब से, कल को और भी बातें हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं, ठीक हो गया। अब सवाल ये है कि क्या 8 सितंबर का जलसा करने की इजाज़त दी जाएगी, हुकूमत देगी? हुकूमत को जब ये पता चलेगा कि जनाब ये इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक डायरेक्ट राब्ता हुआ है जिसके बाद ये सारी अंडरस्टैंडिंग हुई है और 8 सितंबर का जलसा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी हाँ ठीक है कर लो, अब एस्टेब्लिशमेंट की क्रेडिबिलिटी भी उस पर दाव पे लग गई है। हुकूमत नहीं चाहेगी कि जलसा हो, इन्होंने 101 इन्होंने शराइत भी रख दिया, 40 शराइत पढ़ के, तो मैंने उसको किसी को मुझे दिखाया तो मैंने कहा ये पुल सरात क्रॉस करना ना ही करना बस। मैंने कहा पुल सरात में कि ये क़यामत वाले दिन क्रॉस करना शायद आसान होगा, ये 40 शराइत पूरी करना मुझे तो मुश्किल लग रहा है। हाँ। तो वो तो इस तरह की मतलब ना ही समझिए। अब वो जलसे की शराइत हैं, एस्टेब्लिशमेंट वादा कर चुकी है, हुकूमत को ये सूट नहीं करता, इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट करीब पे है तो क्या करेंगे आप? अगर हुकूमत इसमें रोड अटकाती और नहीं होने देती और आखिरी दिन 7 या 8 की रात जो है वो कर देती है, जलसा कर देती है कैंसिल जैसे पहले किया है, तो फिर ये खान साहब क्या कहेंगे? फिर खान साहब तो ये समझेंगे मेरे साथ बिट्रेल हुई है, मैंने आपके ट्रस्ट किया, मैंने आपके कहने पे मैंने रिट्रीट किया, पार्टी की हमने बातें सुनी, डिसअपॉइंटमेंट हुई, फ्रस्ट्रेशन हुई, एंगर हुआ, वर्कर मेरा डीमोरलाइज हुआ और मेरे साथ आपने हाथ कर लिया। सो देन खान साहब विल प्ले विक्टिम कार्ड, ये लिख के रख लें। इन्होंने होने नहीं देना, अगर ना होने दिया खान साहब की वो पेशी पे मिलते रहते हैं इनसे, ये जो आते जर्नलिस्ट आते हैं, उन्होंने 8 को ना होने दिया, 9-10 जब भी मौका मिला वो अपना विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे और उन्हें करना चाहिए। वो कहेंगे देखा आप लोग कहते हैं मुल्क के मफादात का ख्याल नहीं करता, मेरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं बला 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 के मुल्क का मैं इनके हालात का या चीज़ों का मैं वो नहीं करता। अब ये देखें मैंने ख्याल किया, मेरे साथ ये अंडरस्टैंडिंग की, ये वो लेटर है जो इजाज़तनामा दिया गया था और मेरे साथ धोखा हो गया। सो वो सबसे बड़ा टेस्ट, इस टेस्ट जो है ना वो इमरान खान साहब का नहीं है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को सबसे बड़ा टेस्ट एस्टेब्लिशमेंट का है कि आपने एक बात की, वादा किया, या तो वही वाली बात जो उनका जफर इकबाल साहब का बड़ा ये मशहूर ज़माना शेर है, मुझे एक दो शेर ही ज़बानी याद रहते हैं। वो कहते हैं झूठ बोला है तो कायम भी इस पे, वो अगर उनका शेर है झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पे जफर, कि झूठ बोला तो कायम भी रहो इस पे जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। अगर आपने खान साहब से झूठ बोल भी दिया है ना कि खान साहब 8 सितंबर का जलसा कर लें तो झूठ पे कायम रहे, साहिब किरदार हूँ। सो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है 8 सितंबर वाले दिन खान साहब भी बिल्कुल ये हुकूमत पूरी कोशिश करेगी ना हो, इनकी डील खराब की जाए और ये एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट लाया जाए। खान साहब अपने बैठे उस पर तस्वीर पे वो दिन गिन रहे हैं कि 8 का होना तो खान साहब के लिए विन विन है बोथ वेज, मेरा ख्याल है। अच्छा इखलास साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपकी इस गुफ्तगू से याद आई कि आज हमने देखा जो कौमी असम्बली में गुफ्तगू हुई, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हुई, लेकिन IPPs के मामले पे हमने देखा कि एक ग्रेटर डायलॉग की बात हर तरफ से आई। आई मीन PMLN की तरफ से भी आई, आई थिंक मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा, और ये बात कही गई कि जी बैठा जाए। राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा कि IPPs के मामले पर ज़रूरी है कि सब मिल के बैठे। अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा। अब आपको लगता है कि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि जलसा हुकूमत को सूट नहीं करता, सो कोई ऐसी फ़ज़ा बन रही है जहाँ पे कोई ग्रेटर डायलॉग का कोई, क्योंकि नॉमिनेट तो कर चुकी है PTI अचकज़ई साहब को। अब आपने 2-3 सवाल इकट्ठे कर दिए। अब IPPs पे मैं जवाब दूं या अचकज़ई साहब पे या ग्रेटर डायलॉग पे? नहीं, मेरा मकसद सवाल ये कि ग्रेटर डायलॉग पे मैं IPPs पे बात करते लोगों का वो है। मेरा ये ख्याल है, मैंने अब तक IPPs के मसले पे वाटर एंड पावर की और एनर्जी की और इवन बाकी की 5-6 मीटिंग्स मैंने अटेंड की हैं, मैंने सुनी है, थोड़ी सी मेरी समझ बेहतर हुई है। उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं सुनने का। अभी लेटेस्ट थी अवैस लगारी साहब की पावर वाली थी कमेटी थी, पिछले दिनों की बात है, मेरे लास्ट वीक की बात, मैं वहीं पर था, इमरान मगराना साहब भी मेरे साथ होते हैं। मेरा ख्याल है ना ही समझिए। अच्छा, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है, उन्होंने अवैस लगारी साहब ने भी, हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, हम फोर्स करेंगे भी नहीं। अगर उनका मर्जी बनी, हमारे कशकोल में उन्होंने 1-2 रुपए अगर डाल दिए, कोई थोड़े से कैपेसिटी चार्जेस कम कर लिए, कोई 2-4 रुपए उन्होंने कहा जी चलो यूनिट प्राइस हम कम कर लेते हैं, उनकी मर्जी। उन्होंने कहा जनाब हमने सॉवरेन गारंटीज दी हुई, हमने मुहदे किए हुए, हम रेकोटेक वाला काम नहीं करेंगे, कर फलां नहीं करेंगे। हमने अगर उनके कंट्रैक्ट अगर कैंसिल किए तो वो जाके आलमी अदालतों से हमारे खिलाफ वो करवा लेंगे, अरबों डॉलर की वो करवा लेंगे, पेनल्टीज डलवाएंगे, हम वो काम नहीं करेंगे। मतलब यह है कि मिन्नत तरला है।
मिन्नत तरला करेगी पूरी हुकूमत, किन से करेगी? अपने आप से करेगी, क्योंकि 48 के करीब जो आपके IPPs हैं वो तो हुकूमतों के ये बैठे हुए लोग हैं, उसमें तो तमाम पार्टीज के लोग हैं 48, क्योंकि ये तो एक आपकी गोल्ड माइन निकल आई थी। IPPs वाज गोल्ड माइन कि डॉलर मिल रहा है, एक लगाओ, मतलब है उसमें थोड़ी सी आप इन्वेस्टमेंट करो और उसके बाद सारी बैठ के अरबों रुपए कमाओ। अभी जैसे इन्होंने कहा है हनीफ अब्बासी साहब ने कि जंग में ऐसे IPPs लगे हुए जिनको बैठे करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। सिर्फ एक नहीं है, कई हैं जहां पे 17-18 हजार मेगावाट एडिशनल आपकी कैपेसिटी के लगे हुए हैं IPPs, और उनको आप पैसे दे रहे, कितना काम करवा लेंगे? मुझे समझाया जाए ना, IPP से कितना, ये मौत दिखा के ना बुखार पे राजी करेंगे। 60 रुपए यूनिट पड़ है ना आपको, ज्यादा से ज्यादा वो कहते 55 कर देते। क्या 55 कौन दे सकती है? इससे ज्यादा नहीं करेंगे। सो द होल नेशन इज एट द मर्सी ऑफ द IPPs ओनर्स, और ओनर कौन है? ये हुकूमतें खुद हैं। सो इन्होंने अपने साथ तलाक करना है, दबाव बढ़ गया, मीडिया का बढ़ गया यहाँ पे, उसके बाद अवाम का बढ़ गया, जमात इस्लामी का भी बढ़ गया, गौहर इजाज साहब आ गए, उन्होंने कहा चलो इनके मुंह में कोई हड्डी डालो अवाम के, इन सब के 2-4 दिन इनको जलील करके ना इनको 2-4 रुपए छोड़ दो, बाकी आप कुछ लंबा नहीं कर सकते। इस पे बड़ी अवैस लगारी साहब बड़ा क्लियरली कह चुके हैं, भाई साहब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्होंने मान ली तो उनकी बड़ी मेहरबानी, दान थोड़ा बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास। अब क्विकली जरा बात करेंगे, ये जो PWD के मुलाजमीन है इनके साथ कोई कुछ होगी सेटलमेंट? बड़ा इंटरेस्टिंग एक, बल्कि वो है डेवलपमेंट है या एक तरह की शॉकिंग है PWD के लिए, और उसके हज़ारों मुलाजमीन 7000 जो हैं वो सड़कों पे हैं। कल बड़ा तशद्दुद किया गया, मारपीट की गई, उनकी शेलिंग की गई है। अब ये कैसे हो सकता है कि 7000 लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, और बहुत सारे, मैं उसमें फिगर देख रहा था, उनको उठा के ओवरनाइट आपने जॉबलेस कर दिया। वो किधर जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? ठीक है, आप उनको गोल्डन हैंड शेक देंगे, बल्कि आपकी दफ़ा ऑप्शन नहीं दिया जा रहा। सुना है कि वो उनको फोर्स किया जा रहा है कि जिसने लेना है ले, पैसे ले और साइड पर हो जाए सारी की सारी चीज़ें, और कोई इसका अल्टरनेट नहीं दिया जा रहा। पहले ये होता था कि आपको महकमा बंद करते थे, सरप्लस पूल में भेज देते थे, या गोल्डन हैंड शेक की आप उनको ऑफर करते थे, इस तरह रिड्यूस करते हैं। जिन लोगों ने लेना है लें, जो नहीं लेना चाहते सरप्लस पूल में डाल देते हैं कि जिस जिस महकमे को ज़रूरत है आप उनको दे दें वहाँ पे। आपकी दफ़ा ये देखें जो उनके साथ ज्यादती हो रही है मेरा ख्याल PWD के लोगों के साथ, कि इसमें जो बेरोज़गार हो रहे हैं 200 के करीब UET के और आपके नस्ट के ग्रेजुएट हैं जो वहाँ से इंजीनियरिंग भी की हुई है जिनमें बहुत सारी, अच्छा बैरून मुल्क से आला तालीम याफ्ता भी हैं जिसमें ऑफिसर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, वो भी शामिल हैं। और इसमें जो इन्होंने अचानक इसको बंद किया है, 15 दिन दिए गए हैं कि इसकी जगह उन्होंने एक और इदारा जो है ना वो बना दिया, और साथ में ये भी इल्ज़ाम लगा दिया कि जनाब के इसमें करप्शन बहुत है। तो भाई साहब करप्शन तो फिर अल्लाह के फजल से हर महकमे में है, हर जगह पे है, फिर सबको बंद करें। अब करप्शन को रिड्यूस करें, जिन लोगों ने करप्शन किया उनको सामने लाएं, उनको सजाएं दें। मतलब आपने 7000 बंदा उठा के उसको घर भेज दिया। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके चल रहे हैं जिनकी मतलब सिविल वर्क्स वगैरह हैं, यही हैंडल करते हैं। आपने बैठे बिठाए जो मेरा ख्याल